हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। एक क्वेरी सबसे ज़्यादा आ रही थी कि एस को किस तरीके से पढ़ा जाए। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी एस की, और जुलाई 2021 में एक वन ऑफ द टफेस्ट पेपर अगर हम कह सकें तो एस का भी माना गया था। क्योंकि अगर बहुत सारी फैकल्टीज़ का आप फीडबैक देखेंगे तो उन सबको उस एग्ज़ाम को या उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में 4 आवर्स मिनिमम लग रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम के माहौल में एज अ टिपिकल पेपर करता है तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर वन कि प्रॉब्लम क्या है ना, जब हमारे पास ऐसा पेपर आता है एस के साथ, प्रॉब्लम यह है कि अभी ना प्रॉब्लम ये चल रही है कि कुछ बच्चे पुराना ही तरीका अपना रहे हैं, पुराने तरीके से ही पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ टीचर्स भी आप कह सकते हो कि पुरानी तरीके से ही पढ़ाए जा रहे हैं, पुराने क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। ठीक है। हाँ, हालांकि अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, नए अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं बहुत सारी जो अब नए तरीके से पढ़ा रही हैं और उस तरीके से करा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एस की कोई कोचिंग नहीं ली थी, बिकॉज मुझे कोई अगर मैं बताऊं तो मुझे फीडबैक के हिसाब से जो मेरे फ्रेंड्स ने दिया था तो कोई फ़ायदा नहीं था। सो आई थिंक कि तो मैंने सोचा कि यूट्यूब इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर मैं इजीली हर चैप्टर की कोई ना कोई वीडियो किसी टीचर की ढूंढ सकता हूँ और इजीली इसको कवर कर सकता हूँ। सो इट वॉज बिट रिस्की फॉर मी एज अ स्टूडेंट, बिकॉज आई एम नॉट सो मच सीरियस अबाउट स्टडीज़ कि मैं खुद से फटाफट से पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने एक थोड़ा सा रिस्क लिया कि ऑब्वियसली इफ़ आई एम गिविंग द ग्रुप 2 एग्जाम्स ऑफ सी ए फाइनल, तो सीरियसनेस अपने आप आ जाएगी अगर मुझे सी ए बनना है तो ये सोचते हुए मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है। लेकिन जो बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। तो एस जब हम करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, एक चीज़ मैंने ये समझी थी कि आजकल ना थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस सब्जेक्ट में। थ्योरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस सब्जेक्ट में, एंड थ्योरी से भी ज़्यादा ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, एक दो चीज़ें। अगर आप खुद से पढ़ते हो या किसी की भी क्लासेस लेते हो तो ऑब्वियसली आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है। क्लासेस आप किसी की भी ले लो, अल्टीमेटली मेहनत अपन लोगों को ही करनी पड़ती है। तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी थी कि जो ICA ने स्टडी मटेरियल दे रखा है ना, वो अगर हम बात करें तो बेस्ट है। उसको आपको कुछ भी नहीं करना, उसको आपको जैसा हमारा स्टडी मटेरियल में जिस तरीके से चैप्टर्स हैं, जिस तरीके से भी चैप्टर्स हैं, जिस सीक्वेंसेस में चैप्टर हैं उसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। ठीक है। नंबर वन, एक तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, पूरी कोशिश करनी है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी बात, कुछ चैप्टर्स जैसे कि बजटरी कंट्रोल, ठीक है, ये सबसे छोटा चैप्टर है, और मैंने देखा कि ना क्या हो रहा है, काफ़ी टीचर्स या बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं कई बार। ठीक है, कि इसमें से क्या पूछ लेगा। लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ICI का आप कुछ ऐसा नहीं रहा, हर बार पिछले 2 अटैम्प्ट से 10 मार्क्स का इसमें से पूछ रहा है। तो मेरे को अभी भी याद है कि जब हमारे पास मुश्किल पेपर आया था, ये वाला पेपर आया था, तो मैंने उसको हैंडल किस तरीके से किया था वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी, एंड आई स्कोर्ड 57 मार्क्स। हालांकि वो पेपर मेरा पूरा हुआ भी नहीं था, 80-85 के आसपास का, 82-85, ये भी अच्छे से याद नहीं कि पूरा कितना हुआ था, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। जबकि मैंने 3 आवर्स कंटिन्यूसली अपने मतलब लिखना शुरू रखा था, कहीं पर भी हाथ नहीं रोका था एक बार भी। ठीक है। तो क्या हुआ, 80-85 का मैंने किया और उसमें मैंने 57 मार्क्स स्कोर किए। तो और विदाउट कोचिंग था, तो मेरे लिए मतलब काफ़ी अच्छा था, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ग्रुप 2 जो है सिर्फ इसी सब्जेक्ट की वजह से रुका है। ठीक है, और काफ़ी टाइम से रुक रखा है, या फिर कुछ भी रीज़न होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने बेसिक से उठाया था। सबसे पहले मैंने एस को सारा का सारा स्टडी मैट से कवर किया था। और मैं आपको बता दूं, जो फैकल्टीज़ हैं, कुछ अच्छी फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने चैप्टर्स वाइज डाली हुई हैं वीडियोस, तो आप देखोगे कि चैप्टर वाइज वीडियोस डाली हुई हैं। तो मैं ज़रूर उनके लिए थैंकफुल हूँ कि मैंने, अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी का, अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल सर की पूरी की पूरी, उन्होंने 22 आवर्स का कुछ वीडियो डाला हुआ था। ऑब्वियसली मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो मेरे पास टाइम था कि मैं देख सकूं उसको, तो मैंने 22 आवर्स की उनकी वीडियो देखी थी। और मैं आपको बोलूँगा कि मस्ट वॉच है वो वीडियो, बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दिया है, और हिंदी में जैसे मैंने आपको वीडियो 6G की बना के दिया है, एक तरीके से उन्होंने उस टाइप दे दिया है। तो ना ज़्यादा उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, 1 घंटे के अंदर अंदर हर चैप्टर को कहीं ना कहीं उन्होंने कवर करने की कोशिश करी है, 1 से 1.5 आवर्स में। सो मैंने एक वो 22 आवर्स के आसपास थी, उसको मैंने 1 हफ्ता 20 दिन लगा के, 10 दिन लगा के, जैसा था वो मैंने अपने हिसाब से देख लिया था। थ्योरी को मैंने इस तरीके से कवर किया था। एक बार जब थ्योरी आपके कंट्रोल में आ जाती है ना, उसके बाद बचता है प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, और अब SEMP मोर और लेस थ्योरी पे आ चुका है। उसके बाद जब प्रैक्टिकल पार्ट है, ऑब्वियसली बहुत सारे आप हर टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा किसी ना किसी टीचर का। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर्स हैं जो डिफरेंट टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। मैं वीडियोज़ में उसका नाम लेके ऐसा नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट कर दूँ कि वो चैप्टर उन सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, बट मोर और लेस आपको
आपको आइडिया लग जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि उन लोगों का हम वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी से कोचिंग ले रखी है देन ऑब्वियसली आपको उन्हीं को रेफ़र करना होगा, उन्हीं को करना होगा। लेकिन मेक श्योर आप आईसीए का स्टडी मटेरियल ज़रूर करके जाएँ, उसके एक एक क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाएँ। अच्छा, अब आईसीए के स्टडी मटेरियल में क्या सिर्फ टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन करने हैं? नहीं, आपको इलस्ट्रेशंस भी करने हैं। मेजरली अगर आईसीए क्वेश्चन डिट्टो पूछता है तो इलस्ट्रेशन से पूछता है। टेस्ट और नॉलेज में वो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, वही कॉपी पेस्ट करके आईसीए टेस्ट और नॉलेज में बढ़ाते जा रहा है। इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन मत छोड़ना, जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उसको कवर करने की कोशिश ज़रूर करना, उसको ज़रूर रीड करके जाना। आई नो इट्स बीन अ बोरिंग और बड़ा हेक्टिक हो जाता है जब अपन ये एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, लेकिन एटलीस्ट गिव इट अ वन रीड, क्योंकि आपको ना कई वर्ड्स जो हैं उसमें मिल जाते हैं जो आपको एग्जाम में अगर दिखते हैं तो आप घबराओगे नहीं। तो एटलीस्ट गिव इट अ वन रीड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक समरी ज़रूर बनाने की कोशिश करना थ्योरी की। जब आप पुरुषोत्तम सर की या किसी भी टीचर की आप वीडियो देखते हो, जब थ्योरी पढ़ते हो, तो एक समरी हर चैप्टर में आपकी एक बन जाएगी कि एक पेज की या 1.5 पेज की या 2 पेज की, जिसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो किसी भी चीज़ को, जैसे TPM हो गया या TQM हो गया या फिर काइजन हो गया, काइजन कॉस्टिंग हो गया, कानबान हो गया। इन सबको अगर आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हो ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि अच्छा ये बोल रहा है। तो कल को अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, यू कैन लिंक दैट, बैलेंस स्कोर कार्ड एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप जरूर कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो नंबर 1 बात, स्टडी मटेरियल आपका पूरा होना चाहिए, थ्योरी पे अच्छे से फोकस करना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना, रटने की कोशिश मत करना, रटा वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी टिपिकल। बट हाँ, अपनी लैंग्वेज में अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो केस स्टडी में लगाना बहुत बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, हमारे अटेम्प्ट में जो था एक मतलब समरी आप बना लेना, थर्ड पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, एटलीस्ट जो आईसीआई ने अब तक अपनी आरटीपी में और स्टडी मैट में डाल रखा है। ये 4 चीज़ें अच्छे से ज़रूर करके जाना। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बता दूँ, जो हमारे अटेम्प्ट में नहीं था, केस स्टडी डाइजेस्ट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस इन जुलाई 2021 आई गेस। सो अब जो है वो नवंबर से केस स्टडी डाइजेस्ट जो है वो हमारा है। उसके लिए भी काफ़ी टीचर्स ने वीडियो डाल रखी है। संकल्प सर की वीडियोज़ थी उस पर, जो मैंने देखा था कि उन्होंने डाल रखी है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैंने उनको नहीं देखा उन वीडियोस को। बट केस स्टडी डाइजेस्ट की वीडियोस आपको यूट्यूब पे, अगर आप संकल्प से नहीं तो कोई भी टीचर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डाल रखी होगी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जो भी टीचर आपको पसंद आते हैं, ठीक है। तो एक केस स्टडी डाइजेस्ट जरूर करके जाना, उसमें से भी क्वेश्चंस आने की पूरे चांसेस हैं और आपका ऑब्वियसली कवर भी हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चैप्टर को लेस इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के छोड़ने की कोशिश मत करना। और 5th चैप्टर ऑब्वियसली हमारा कोर्स से हट चुका है, तो ये आपका सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। हर चैप्टर की इक्वल इंपॉर्टेंस है। आईसीआई बहुत अच्छे से टेस्ट कर रहा है आपको एसएएमपी पे, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि बहुत ही, अगर मेरा क्लियर हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल भी कोचिंग नहीं ली थी। और उसको अगर मैंने सिर्फ स्टडी मैट को फोकस रखा और पास्ट 2 अटैम्प्ट्स की आरटीपीज कर ली, और आपके पास टाइम हो तो एमटीपी कर लीजिएगा अपने अटैम्प्ट की, ठीक है। तो आप इस तरीके से ईजिली कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं अब बात करता हूं जब आपके पास मुश्किल पेपर आता है तो क्या होता है, ठीक है। देखो, जुलाई 21 जो अटैम्प्ट है ना, वो हिस्ट्री में माना जाएगा एक तो सबसे मुश्किल अटैम्प्ट होने का, क्योंकि जैसा ये अटैम्प्ट था, आप ओल्ड सिलेबस का तो आपको सबको पता है कि ओल्ड सिलेबस का क्या हाल था, कितना मुश्किल रहा है उनके लिए, ठीक है। हालांकि न्यू में भी इन्होंने, अगर हम देखें तो ऑडिट का पेपर फर्स्ट ग्रुप में एंड लॉ का पेपर समहाउ मतलब मुश्किल नहीं कहेंगे बट अबव एवरेज था। उसके अलावा अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो उसमें एससीएमपी का पेपर, रिस्क मैनेजमेंट का पेपर, उसके बाद डीटी का पेपर बहुत, और आईडीटी भी इनका अबव एवरेज रहा था। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ईजी था, बट आईडीटी वाज मैनेजेबल एज कंपेयर टू अदर 3 सब्जेक्ट्स। सो ये 3 जो आए ना हमारे बड़े मुश्किल पेपर आए। तो आई वॉज गिविंग द सेकंड ग्रुप इन जुलाई 2021। सो ये तीनों पेपर बैक टू बैक मुश्किल मिले, तो लेकिन संभाला कैसे? देखो क्या होता है ना, जब हमारे पास वो 15 मिनट्स होते हैं ना, तो हमारे पास वही टाइम होता है जब आपको या तो परेशान होना है तो आप परेशान हो लो, या अगर आपको नॉर्मल रहना है तो नॉर्मल रह लो। तो सबसे सिंपल चीज़ें जो होती है ना, आपको क्या करना होता है जब आपके पास मुश्किल पेपर आता है, तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना होता है वो वाले चैप्टर्स जिसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग थे, और उनको करने की कोशिश करनी होती है। जब आप एक बार स्टार्ट करते हो ना, समहाउ आपका लिंक बैठता है कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें याद आने लगती हैं। हमेशा ये ट्राई करना, क्योंकि जब मैंने नवंबर 20 में जब मैंने एसएफएम का पेपर था, आपको पता होगा कितना धांसू आया था न्यू सिलेबस का, उसमें यही प्रॉब्लम हुई थी कि बहुत ही तगड़ा पेपर था।
ठीक है। तो उसमें भी अपन ने क्या किया, मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी, हर कोई यही स्ट्रैटेजी अपनाता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ता है और रिक्वायरमेंट्स में उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है कि मेरे को इसमें से कितना आता है, क्या मैं 40 क्रॉस कर जाऊंगा। और आप देखोगे कि जब आपने इतनी मेहनत करी होती है ना, आप बहुत ईजिली 40 क्रॉस कर सकते हो। और जब भी ऐसे मुश्किल पेपर आते हैं ना, वो आते ही इसलिए हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या आप उस पेपर को हिला पा रहे हो, मतलब उसको आप लिख पा रहे हो, बिल्कुल सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले कोशिश करना कि 40 to 50 मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं, ठीक है। अब क्या होगा, किसी पार्ट में आपको ए बी सी डी में से ए बी आता होगा, सी डी नहीं आता होगा, ए बी सी डी में से एक ही पॉइंट आता होगा, बाकी नहीं आते होंगे। तो एक ऐसा पार्ट ढूंढना जिसमें सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन, सबसे मैक्सिमम सब पार्ट्स आते हैं, सबसे पहले उसको करना। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब वो कर लेते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे उन क्वेश्चंस पे जाना जिनको आपको लगता है कि मुश्किल है, और कहीं ना कॉन्सेप्ट से लिंक करने की कोशिश करना। पक्का उठाया तो बुक से ही है, आईसीए ने पेपर तो बुक से ही उठाया है, तो आप लिंक करने की कोशिश करना और उसके बारे में सिमिलर लिख के आना। देखो बीकॉम का पेपर नहीं है कि कुछ भी लिखाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं। बट अगर अगर आपसे काइजन कॉस्टिंग के बारे में पूछा हुआ है फॉर एग्जांपल, और अगर आपने काइजन का मीनिंग लिख दिया और उसके बाद भले ही आप उतना अच्छे से आंसर नहीं लिख पाए, लेकिन काइजन का मीनिंग लिख दिया, थोड़ा सा लिंकेज करने की कोशिश करी, तो जब मुश्किल पेपर होते हैं ना, मैंने ये देखा है कि वो आईसीआई आपको बहुत ही लीनियंट चेकिंग करके मार्क्स देता है, ठीक है। अभी जब मैंने आंसर शीट्स मंगवा रखी हैं, जैसे आंसर शीट्स आती हैं मैं आपके लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा कि मैंने लिखा कैसे था, लिखने का तरीका किस तरीके से हो सकता है। तो ये मैंने एक स्ट्रेटजी आपको बता दी है, तो इस तरीके से आप एससीएमपी में कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप एससीएमपी करते हैं रिटन प्रैक्टिस जरूर करके देखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ऊपर से कैलकुलेटर में मत करना। थ्योरी में आप समरी ज़रूर बनाना, उसका कोई औपचारिकता नहीं है, समरी बनानी होगी, वो आपको 1.5 डेज़ में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अपनी लैंग्वेज में बनाना, इन काफ़ी सारी टीचर्स की समरी मौजूद है, लेकिन अपनी जो होती है ना, वो एक तो आप अपने हिसाब से कम लैंग्वेज में भी करते हो और अपने पे कॉन्फिडेंस भी रहता है कि यार मुझे इससे पढ़ के अच्छे से समझ आ जाएगा। डोंट रिलाई ऑन सम अदर टीचर्स और सम अदर ऑथर्स, अपने हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट नोट्स एवर, ठीक है। तो ये प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से करिएगा, ठीक है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको मैं एक बार समराइज वे में अगर मैं बताऊं तो आपको सबसे पहले कि स्टडी मैट पूरा का पूरा कवर करना है, आरटीपीज़ करनी है पिछले 2 अटैम्प्ट्स की कम से कम, और अगर आपके पास टाइम होता है तो दिसंबर अटैम्प्ट की एमटीपी जरूर, आपके अटैम्प्ट वाली एमटीपी ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर 2, समरी बनाइए थ्योरी की, ठीक है। और थ्योरी के लिए वीडियोज़ देखिए बार बार, अगर आपने अच्छे से कवर नहीं किया, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो मैंने टीचर्स के नाम भी बता दिया आपको। 3rd, केस स्टडी डाइजेस्ट आपके अटैम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर करिएगा क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और एनहेंस हो जाता है, काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं। और 4th आपका यही है कि आपको किस तरीके से रिटन प्रैक्टिस वगैरह वगैरह करनी है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। और किस तरीके से मुश्किल पेपर को मैनेज कर सकते हैं एससीएमपी के, वो मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ आप इसको प्रेशराइज मत करिए कि एससीएमपी नहीं हैंडल होगा, बिल्कुल हैंडल हो जाएगा। आपको ढूंढना होगा उस तरीके से और सॉल्व करना होगा। एक चीज़ और लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी बच्चे का थ्योरी स्ट्रांग होता है, किसी बच्चे का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है। जब भी मुश्किल पेपर आए तो अपने कोर एरिया पे फोकस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और जो आपका कोर एरिया है उसको कभी भी सिलेबस में मिस करके मत जाना। मतलब मैं थ्योरी का कोई पार्ट, अगर मेरे को थ्योरी अच्छी लगती है तो मैं थ्योरी का कोई भी पार्ट छोड़ के नहीं जाता था। प्रैक्टिकल में अगर प्रैक्टिकल का मुझे लगता था अगर मुझे कुछ छोड़ना ही है तो मैं प्रैक्टिकल पार्ट छोड़ता था, क्योंकि मुझे लगता था थ्योरी अगर मेरा स्ट्रांग है तो मैं थ्योरी का एटलीस्ट 100% करके आऊँ एग्जाम में। सो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपके काम आती हैं। ओके, बाकी अगर आपको कुछ डाउट होता है एससीएमपी में, प्लीज़ कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच ऑफ देम। और जब भी मेरी आंसर शीट्स आ जाती हैं, जितनी जल्दी आ जाती हैं उतनी जल्दी मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा कि मैंने किस तरीके से लिखा था और क्या मुश्किल पेपर था, और फिर भी मैंने किस तरीके से मैनेज किया चीज़ों को और किस तरीके से लिखने की कोशिश करी। ओके, बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ऑल द बेस्ट एवरीवन।